हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? आज सुबह-सुबह जो है ये रविंद्र सरोवर वाला एरिया है और इधर ही साइकिल चलाने के लिए आया हूँ। तो पहले मुझे लगा कि थोड़ा-सा और 1-2 चक्कर इधर लगा लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से तो ढेर सारी बातचीत होती रहती है और आगे भी होती रहेगी। और धूप बहुत ज़्यादा ही निकल जाता है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास ही है। इसके बावजूद भी अगर आप धूप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दोपहरी का धूप है। और ट्रैफिक अभी ज़्यादा सड़क पर नहीं है, तो इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा होता है। साइकिल चलाने में थोड़ा मज़ा आता है, थोड़ा स्पीड भी चला लो, थोड़ा स्लो चला लो, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा चलाते हो। तो वॉकिंग पे जाता हूँ तो उसी तरफ जिधर मैं रहता हूँ उसी एरिया को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। साइकिल में क्या होता है कि कभी लंबा निकल गए, कभी बहुत ही ज़्यादा। एक दिन तो मैं हावड़ा ब्रिज पे चला गया था साइकिल चलाते, लगभग अप डाउन मिला करके 40 किलोमीटर्स हो गए थे। तो अच्छा है, कितना फ़ायदा होगा नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन मज़ा आता है सच में, सच बता रहा हूँ। कोई इसमें मतलब कोटिंग की हुई बातें नहीं हैं और अच्छा लगता है। आप इधर देखो, ये जो सड़कें जा रही है सीधी, तो ये किधर जाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लेफ़्ट में टर्न ले लेता हूँ और इधर देखता हूँ कि ये सड़क किधर निकलती है। और सुबह का जो एक अपना एक अलग ही मिजाज होता है ना, लोग सड़क पर आपको काम करते हुए दिखेंगे, कोई ऑफिस जाने की तैयारी में है, स्वीपर जो है सड़क साफ़ करता हुआ दिखेगा। ढेर सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो आपको सुबह में ही दिखेगी, दोपहर में तो कुछ वैसा होता नहीं है। शाम में क्या होता है कि अब आपके पास जो वीडियो जो आप शूट करते हो तो उसमें एक लाइट का सबसे बड़ा इशू होता है। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जितना आपका कॉस्टली कैमरा होगा उसमें लाइट का और ज़्यादा इशू होता है। तो मुझे लगा कि सुबह का ही एक ऐसा वक्त होता है जब आप एक अच्छा फ्रेश कंटेंट तैयार कर सकते हो। ये देखो, ये है स्कूल बस और बच्चे को लेकर के जा रहे हैं। और एक इत्तेफाक ही है कि कोलकाता में जो नहीं, इंडिया में सारी बसें येलो बस होती है। इसका क्या कारण है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और कोलकाता की जो टैक्सी है वो भी येलो है। दोनों में अपना कुछ होंगे संबंध पुराने, तो मुझे नहीं पता है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। हर चीज़ की तो जानकारी नहीं हो सकती है, संभव भी नहीं है। और ये एरिया जो है मैं देखता हूँ, आगे साइकिल चलाते जाता हूँ। बस इतना ही है कि आप चलाते रहो, साइकिलिंग करते रहो या वॉक करते रहो, तो आप एक उसी जगह पर कई बार पहुँच जाते हो जहाँ से आप चले हो। तो जीवन भी वैसे ही है, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ कि जहाँ से आप चले हो कई बार आप बहुत भागम भाग करके फिर उसी जगह पर पहुँच जाते हो जहाँ से आपने अपनी जो तैयारी है वो शुरू की थी। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, अलग अलग ब्लॉगर हैं, और मैं तो कोई फुल टाइम ब्लॉगर हूँ भी नहीं, अपने आप को मैं नहीं मानता हूँ। तो मेरा है कि जो मैं सुबह में करता हूँ वही चीज़ें आप तक लाने का कोशिश करता हूँ। और पहले जो मैं व्लॉग शूट करता था तो मैं नहीं चाहता था कि उसमें ढेर सारा जो है अपना एक नरेशन डालूं कि देखो ये शहर है, इसकी ये खूबी है। मैं चाहता था कि लोग खुद से सोचें कि उनको क्या दिख रहा है, उनको क्या समझ में आ रहा है यहाँ। एक हिंदी के बहुत बड़े व्यंग्यकार, साहित्यकार, जो भी कहो उनको, हुए हैं हरिशंकर परसाई। उनके बारे में एक बार उनका एक लिखा हुआ पढ़ रहा था। हमारे देश में स्थिति ये है कि जब आप किसी को बताते हो ना कि अब भ्रष्टाचार हुआ है, तब लोग यकीन करते हैं। लोगों को यहाँ भ्रष्टाचार भी नहीं दिखते, इसलिए तो नेताजी लोग जो हैं वो माइक लगा लगा के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि देखो भैया भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तब हमें लगता है कि सच में भ्रष्टाचार हुआ है। तो वही हाल यूट्यूब पर भी है कि जब मैं आपसे चिल्ला चिल्ला करके कहूँगा कि देखो ये मकान है, ये मकान है, ये गाड़ी है, ये वो है, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ना वो सही बात बता रहा हूँ। अदरवाइज अगर कोई नहीं बोलता है तो उसको
उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता है। तो लाइफ में भी बोलना चाहिए, बोलना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे जैसे लोगों को बोलने की बहुत आदत है, और क्योंकि लेक्चर लेने में कई बार ये अनुभव हो चुका है, और पुराने जॉब एक्सपीरियंस में भी बोलना ही था, सिर्फ बोलते रहो। बोलते मतलब अगले को सुनते भी रहिए, पर बोलते रहिए। बोलना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार मुद्दे की बात बोलना, दो बात ही बोलो। और उससे भी कहीं ज़्यादा जो होता है वो होता है चुप रहना। तो दोनों चीज़ें आनी चाहिए आपके अंदर, बोलना भी आना चाहिए और चुप रहना भी चाहिए। मतलब चुप रहने की भी कला होनी चाहिए, हर हमेशा बोलते ही रहना नहीं चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो ये देखो, साइकिल चलाते चलाते मैं निकल गया इस तरफ। जो है ये रास्ता जो है, पता नहीं किधर मैं हूँ। शायद जो है ये रास बिहारी एवेन्यू करके था, क्योंकि पीछे अगर आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक बोर्ड लगा हुआ था, तो वहीं पर मैंने देखा। अब ये रास्ता सीधा किधर जाएगा मुझे नहीं पता। मैं कोशिश करूँगा कि जो है मैं लेफ़्ट ले लूँ। और ट्रैफिक तो बहुत ही ज़्यादा अभी नहीं है सड़कों पर। अब मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, तो मैं थोड़ा सा इधर रुक गया समझने के लिए कि मुझे जाना किधर है। ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है कि आपको कई बार ऐसे सिग्नल पर आप पहुंच जाओगे जहां पर रेड है, फिर भी आप देखो ये जो है बंदा आगे निकल गया रेड सिग्नल में भी। तो ऐसे लोग जीवन में भी कई आपको मिलेंगे जो रेड सिग्नल होने के बावजूद भी गाड़ी आगे चला देते हैं, और ऐसे लोग भी कई मिलेंगे जो हमेशा ग्रीन सिग्नल का वेट करते रहते हैं। तो मैं बस ऐसी कई सारी फिल्में हैं, मैं सुना हूँ इस तरीके का डायलॉग। लिटरेचर में भी एक दो जगह यूज होते हैं ऐसे, मतलब ऐसा कोटेशन यूज कर दिया जाता है। तो जीवन भी वैसे ही है, बस चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और ये जो बहुत सारे पहले जब मैं देखता था ना, आपको यूट्यूब पर बहुत सारा मैं वीडियो देखता भी हूँ। तो जैसे कि एक न्यूयॉर्क के यूट्यूबर हैं, फिर लंदन का भी है, बहुत सारे जर्मनी का है, साउथ कोरिया का है, रसिया का भी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग जो है सिर्फ वर्चुअल टूर में वॉकिंग वीडियो बनाते हैं। तो मुझे वो बहुत अच्छा आइडिया लगा था कि किसी भी शहर की संस्कृति, आपकी वहाँ का कल्चर, हेरिटेज को विदाउट लैंग्वेज भी रिप्रेजेंट पिक्चर्स के माध्यम से तो किया ही जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वही मैंने ढेर सारे उस पर वीडियो बनाए लगभग। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं निकल जाता था और वॉक करके एक लंबा लंबा 45 मिनट्स, उसके अलावा जो है एक एक घंटे का मैंने वीडियो अपलोड किया। वो सारा 4K का वीडियो है और प्रोसेसिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। वो शुक्र है कि जो जिसमें मैं एडिट करता हूँ तो वो अच्छा, मतलब एक सिस्टम है मेरे पास, तो इस वजह से मुझे उतना ये नहीं होता है। अब ये देखो, ये जो है स्मार्ट बाज़ार है। ये पहले बिग बाज़ार हुआ करता था, तो लॉकडाउन ने बिग बाज़ार को बर्बाद कर दिया, और फाइनली जितने भी बिग बाज़ार थे वो रिलायंस के अब हो चुके हैं, तो स्मार्ट बाज़ार में बदल चुका है। तो अगर आपको न्यूज़ एरिया में रुचि है ना, तो ये सारी जानकारियाँ आपको रखनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इधर से फिर मैं लेफ़्ट ले लिया और आगे बढ़ रहा हूँ। और ये देखो कैसे लोग अपनी सड़क पर बातचीत कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो है कोलकाता का एक चीज़ और मैं नोटिस किया कि यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बांग्ला है। आप सभी जानते ही होंगे। बंगाली बोली जाती है, बांग्ला भी बोलते हैं, कोई बंगाली बोलता है। तो बंगाली में ज़्यादातर लोग यहाँ के लोगों को नरेट कर देते हैं कि हाँ वो तो बंगाली है, वो तो बिहारी है। एक पुस्तक है, काफ़ी अच्छी बुक है, नाम मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। भाषा और समाज, डॉक्टर रामविलास शर्मा की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। बताते हैं कि कैसे एक समाज जो है, एक सोसाइटी जो होता है, वो भाषा के आधार पर ही डिवाइड होता है। तो
उसमें आप देखोगे कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति हो, मैं बस थोड़ा सा एक उस मोड में जा रहा हूँ, पर मैं अपने आप, मुझे रोकना भी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा आपको समझाऊँ। तो जैसे कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल से जितने भी लोग होंगे ना, ये जब भी बाहर जाएंगे तो ये खान पान और पहनावा भाषा के कारण लोग इन्हें बंगाली करके ही संबोधित करेंगे। उसी तरीके से राजस्थान हो गया, वहाँ से जो भी लोग बंगाल आएगा, या बंगाल मतलब कलकत्ता आएगा या दिल्ली जाएगा, तो उसके खान पान पहनावा उसी के आधार पर उसकी जातीयता तय होती है, यानी कि भाषा। तो वैसे ही है, तो यहाँ की जो भाषा है वो बांग्ला है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिनको पता है तो ये उनके लिए कंटेंट नहीं होगा। कई बार चीज़ें क्या होती है, जो सिंपल सिंपल चीज़ें भी होती है, मैं तो क्लासरूम में बहुत बार एक्सपीरियंस लेते रहता हूँ, तो लोगों को पता नहीं होता है। तो जो बांग्ला है और हिंदी है, उसमें उतना संपर्क नहीं है जितना कि जैसे बिहार में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है, मगही बोली जाती है, वज्जिका बोली जाती है। उसी तरीके से बंगाल में भी ढेर सारी बांग्ला की भी अलावा भाषा बोली जाती है। अगर आप यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का चेक करोगे, तो वो उस पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितनी भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। तो ओवरऑल यही था कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो बांग्ला यहाँ बोली जाती है, और जो कोलकाता का जो बांग्ला है, या स्पेशली जो यहाँ के जो लोग बांग्ला बोलते हैं, वो बांग्ला आपको जो बांग्लादेश वाला जो बांग्ला है उससे बहुत अलग है। मैं पहले तो मुझे ये भाषा समझ में भी नहीं आती थी, नहीं, अभी भी उतने अच्छे से समझ तो लेता हूँ। इसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि जो मेरी मातृभाषा है वो है अंगिका, जो कि आपको बिहार के भागलपुर क्षेत्र में, जैसे कि मुंगेर हुआ, भागलपुर हुआ, खगड़िया हुआ, बेगूसराय हुआ, ये सब जगह पर जो है अंगिका बोली जाती है। और अंगिका की जो शब्दावली है और जो बांग्ला की जो शब्दावली है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। उसका कारण है कि सभी भाषाएं जो है मगही जो है उसी भाषा से और अपभ्रंश से सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है ना। बाद में डिवाइड होता है। मैं तो अभी एक तैयारी के साथ आपको बता नहीं रहा हूँ, तो इसलिए पार्टिकुलरली किससे का कितना मैचिंग है उस पर मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ। बस एक आपको ओवरऑल एग्जाम्पल दिया। तो जो बांग्ला है अच्छी भाषा है। तो जो बिहार से जो यहाँ मज़दूर आते हैं काम करने के लिए, तो उनके लिए आप एक चीज़ देखना, नोटिस करना, यदि आप कलकत्ता में रहते हो तो वो बांग्ला जो है बहुत तेज़ी से बोलना सीख जाते हैं। जबकि वही व्यक्ति जब तमिलनाडु जाता है या फिर तेलंगाना चला गया, जो पहले आंध्र प्रदेश मतलब हुआ करता था, फिर बाद में बट करके आंध्रा तेलंगाना हो गया, राजस्थान चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, पंजाब चला जाता है। अब देखना वो पंजाब जा कर के ना बहुत तेज़ी से पंजाबी नहीं बोल पाता है। मैंने पंजाब में भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की है कि पंजाबी लोग नहीं बोल पाते वहाँ पर, वो तेरे मेरे करेंगे लेकिन पंजाबी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति कोलकाता आता है, यहाँ पर बहुत सारे जो लेबर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, बहुत सारे वाइट कॉलर जॉब वाले भी व्यक्ति हैं, ब्लू कॉलर जॉब वाले भी हैं। पर्टिकुलरली मैं किसी एक चीज़ को मैं नरेट नहीं कर रहा हूँ। तो जो है ये सब बहुत तेज़ी से बांग्ला बोलना सीख लेते हैं। उसका मेन कारण क्या है कि जो बिहार में भी जो हिंदी बोली जाती है वो हिंदी नहीं बोली जाती है, बोली जाती है वहाँ पर अंगिका, बोली जाती है वहाँ पर मैथिली, बोली जाती है भोजपुरी। तो इसलिए जो है उसकी जो शब्दावली है वो बांग्ला से काफ़ी मैच करती है। तो थोड़ा सा लोगों ने ग्रामर को पकड़ लिया, जो कॉन्जुगेशन जो होता है, और फिर एकदम फटाक से बांग्ला बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है रविंद्र सरोवर में आ गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। पहले भी आया हूँ, और सुबह सुबह तो बात ही कुछ और होती है, पूरा आपका मन शांत हो जाएगा, पूरा एक अलग ही फ्रेशनेस आपको यहाँ मिलेगा और अच्छा लगता है ऐसे जगह पर। और कुछ यहाँ पर आने का ना टिकट भी नहीं लगता है। साइकिल में लेकर के आया हूँ, तो बाहर जो वो वॉल जो था ना, तो उसमें मैंने लॉक कर दिया। थोड़ा सा डर लग रहा है
क्योंकि पहली बार इधर मैं साइकिल लेकर के आया था, तो लेकिन शायद कुछ नहीं होगा, आई होप, ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो इधर थोड़ा सा घूम लिया, अब मैं निकल चला हूँ। तो रूम जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तो बात कर रहा था बांग्ला भाषा के बारे में। तो बहुत ही मधुर भाषा है, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और बहुत सारे जो गायक हैं, आप जानते ही होंगे कि जो गुजरात है वहाँ के व्यवसायी होते हैं, राजस्थान के व्यवसायी होंगे, जो बंगाल है यहाँ से कलाकार बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। मतलब हिंदुस्तान में हर स्टेट का अपना अपना योगदान है ना, तो वैसे ही वेस्ट बंगाल का अपना एक योगदान है। तो तारीफ वाली जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, इसमें मतलब कोई ये नहीं है। पर जो चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पर उचित नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा लोग ना आपसे तुरंत बहुत एग्रेसिव होते हैं। कई बार मैं बाहर में ऐसा हो, एक रिप्रेजेंटेशन गया है कि जो बंगाल है वहाँ पर लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते हैं, पर मुझे तो लगता है ये बिहार ही कभी कभी ऐसा फील होता है। आप कहीं पर साइकिल लगा दो, कहीं पर मोटरसाइकिल लगा दो, कहीं पर थोड़ा सा लोगों, मतलब किसी दुकान के आसपास आप एक करके देखना, बहुत ही ज़्यादा लोग आप पर तुरंत ही ज़्यादा गुस्से में उतर जाते हैं। तो इंसान ही हैं, सब जगह के एक ही जैसे होते हैं। उनकी जो हरकतें होती है, उनकी जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो ऐसी होती है। और ये नहीं कि जो ये स्टेट है तो वो बहुत अच्छा है, वो स्टेट है तो बहुत ही बुरा होता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो, कैसे लोगों के साथ आप पेश आते हो, तो वैसे ही आपका एक्सपीरियंस होगा। हालांकि हर चीज़ें कुछ कुछ होती है, जैसे कि जब मैं राजस्थान में था तो लोग कहते थे कि आप बिहार से आए हो यहाँ पर काम करने के लिए। तो मैं उनसे कहता था कि भैया यहाँ आने के लिए मुझे पासपोर्ट नहीं लगा है, मैं तो नॉर्मली आ गया हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए? तो इस तरीके के भी सवाल होते हैं कहीं कहीं, लेकिन ये सब सवालों से आपको कोलकाता में जूझना नहीं पड़ेगा। मतलब ये अलग तरीके का शहर है, पुराना है, और यहाँ पर जो कल्चर है वो काफ़ी मिक्स है। ये देखो सामने से जो है ट्रम पास कर रही है, तो आपको अलग ही एक अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कोलकाता जो है वहाँ पर बंगाली लोग ज़्यादा हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, घूमता बहुत हूँ, चक्कर खूब लगाता हूँ, तो जो सड़कों का जो एक्सपीरियंस है, तो उससे तो यही पता चलता है कि यहाँ पर जैसे गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं। पंजाब के तो ऐसे ऐसे जगह के लोग मुझे मिल गए जिस गांव में मैं गया भी हूँ। राजस्थान के भी एक दो लोग मुझे मिले थे बड़ा बाज़ार तरफ, उनके एरिया में मैं गया हूँ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझसे बात करके। तो ऐसा ही है ये जगह। और ये देखिए ये बस यहाँ का काफ़ी फेमस। और यहाँ के कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा पहली बार ना थोड़ा आपको एक आश्चर्यचकित करेगा, जैसे कि बस पर खड़ा होने का भी यहाँ पर अपना एक तरीका है। अगर आप स्ट्रेट मतलब ड्राइवर की तरफ देख कर के खड़े हो जाओगे तो कंडक्टर को बहुत गुस्सा आता है, वो आपको बोलेगा हाँ मतलब घूम जाओ उधर। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं घूम नहीं रहा था, तो उन्हें बोला अरे दादा आपको बोल रहा हूँ घूमना, तो मैं बोल रहा यार कहाँ घूमूं। इसी तरीके से पंजाब में एक बार हुआ था कि क्या बोलूँ, जैसे कि ये भी याद नहीं आ रही है। वो बस स्टैंड पर ही एक अनुभव हुआ था, बहुत ही मज़ेदार था वो भी। एक सरदार जी थे, मुझे दिल्ली जानी थी, तो वो मुझसे पूछ रहे कि जाना कहाँ है, कितने जाना है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो वो दो तीन बार पूछा, तो बहुत ही ज़्यादा वो इरिटेट हो गए थे। तो हर जगह का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है। राजस्थान का अलग है, हैदराबाद में तो मेरे बहुत बार, क्योंकि उस समय तो कॉलेज लाइफ में ही था, तो ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि चिल्लर अगर आप मेरे पास नहीं रहे तो बस वालों ने एक दो बार उतार भी दिया है। बहुत बदमाशी करते थे, नहीं है तो बस रोक दिया, नहीं आप उतर जाओ बस से। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए हैं। अगर आप पब्लिक लाइफ में चलते हो ना तो बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। आप घर से निकलोगे ही नहीं तो फिर तो आपके पास कुछ तजुर्बा ही नहीं होगा। तो सड़क पर आइए, थोड़ा घूमिए, सीखिए, सड़कों की भाषा सीखिए, सड़कों के लोग को समझिए, वहाँ पर जो घटनाएं होती है उसे नोटिस कीजिए। बहुत आपको एक अलग अनुभव होगा, और इन अनुभवों को लोगों के साथ बांटिए। ऐसा नहीं कि अपने भीतर ही इसे
दबा करके रख लीजिए ताकि अगले को कुछ पता ही ना चले कि आपने जीवन में क्या सीखा है। और ये सड़कें तो जा रही है टॉलीगंज की तरफ, तो फाइनली उधर घूम फिर करके अब भी मैं भी निकल गया हूँ और जा रहा हूँ। तो बात बात में आप लोगों से कई सारी बातें हो गई। तो बांग्ला भाषा के बारे में यही बोल रहा था कि जो वापस आ जाता हूँ थोड़ा, तो जो राजस्थान से लोग आते हैं या जो बिहार से आते हैं, तो ये लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, इसके बावजूद भी बांग्ला भाषा तो बोल लेते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा, जो इनकी जो अपनी मातृभाषा है ना, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। और जिस कारण से ये जो है यहाँ के जो कम्युनिटी है, जो बांग्ला भाषी कम्युनिटी है, उसके साथ ज़्यादा मिल नहीं पाए हैं। ये चीज़ें आप नोटिस करना कि जो यहाँ पर जो एक लाइन जो खींची जाती है कि कौन बंगाल का है, कौन दूसरे स्टेट का है, तो ये मैंने हमेशा नोटिस किया कि जो चीज़ें होती है वो आपके कल्चर, फूड कल्चर पर बँटते हैं लोग। कि जो नॉन बंगाली है उसका खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, जो बंगाल से है उसके तरीके अलग हैं, और यही इस शहर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी बना देता है। तो विविधता भारत में हर जगह तो आपको नहीं दिखेगा। मतलब जैसे आप राजस्थान चले जाओ, वहाँ पर आप जा कर के ढूंढोगे कि मुझे विविधता दिखे इस शहर में, तो नहीं मिलेगा ना। वहाँ का ही कल्चर आप पर हावी हो जाएगा। लेकिन कोलकाता में ये डाइवर्सिटी आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी कि लोग अलग अलग तरीके से हैं। अब ये देखो बगल में जो है शायद ये मस्जिद है, आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा तो एक चर्च मिल जाएगा। तो ओवरऑल अच्छा है, यही देश की खूबसूरती है। और इसलिए शायद जो है ये कोलकाता जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम शुरू किया था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि क्यों ये शहर जो है उस समय बसाया गया होगा। और ये एरिया में तो उस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हेरिटेज वाला कुछ उतना नहीं है, क्योंकि बाद में बसा हुआ ये एरिया है। लेकिन कभी अगर उस तरफ जाऊंगा तो फिर आप लोगों के साथ साझा करूंगा उधर का एक्सपीरियंस। जैसे शोभा बाज़ार वाला एरिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज है, या बड़ा बाज़ार तरफ जाओ, वो सब जगह पर जाने के बाद तो फिर आपको एक अलग ही अनुभव होता है। लगता है कि हाँ, आप अब कोलकाता में आए हो। एक एक इंच पर लोग जो है, अब बड़ा बाज़ार में तो मैं ऐसा ऐसा देखा हूँ कि नीचे पान की दुकान चल रही है, उसके ऊपर डिवाइड करके कोई चाय का दुकान चला रहा है। तो इस तरीके का अनुभव आपको और शहर में नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अलग है ये, और अच्छा लगता है कई बार। और दूसरा अच्छा ये लगता है कि जो मेरा घर है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कई बार उधर जाने का भी अवसर मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा चला जाता हूँ। और बहुत सारे यहाँ के अच्छे अनुभव भी हैं। तो फाइनली जो है मैं आप लोगों से बातचीत करते करते पहुँच गया हूँ टॉलीगंज का एरिया। अब यहाँ से शुरू हो जाता है, इधर ही एक रेलवे स्टेशन भी है। वो तो टॉलीगंज रेलवे स्टेशन जो है रविंद्र सरोवर के पास ही है। अब माफ़ कीजिएगा, कई बार क्या होता है बताने में कुछ इधर उधर चीज़ें हो जाती है, लेकिन गलती अगर करते हैं इन्फॉर्मेशन के मामले में तो तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को इससे लगता है ना कि थोड़ा सा आपने उन्हें गलत बात बता दी। तो ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं रहता है कई बार। तो अभी ये देखो, ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, तो ये पूरा का पूरा जो है टॉलीगंज एरिया ही कहलाता है। इधर जो है ये एक हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। मैं कभी इसके बारे में अगर डिटेल से इसके बारे में कभी कुछ पता चलेगा तो आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। और यहाँ पर ये ऑटो चलती है, और एक चीज़ और देखता हूँ यहाँ पर कि ऑटो में ना ज़्यादा लॉन्ग रूट का ऑटो नहीं चलता है। आपको यहाँ से वहाँ जाना है 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के रेंज का ही आपको ऑटो मिलेगा। और मेरे राइट साइड में जो है ये मास्टर दा नहीं, मास्टर दा स्टेशन तो आ गया, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो मेट्रो स्टेशन जो अभी आने वाला है, ये महानायक उत्तम कुमार जो है। और टॉलीगंज जो एरिया है वो इसलिए इसका नाम पड़ा है, मुझे बाद में मेरी वाइफ से पता चला, और मैं थोड़ा सा पढ़ा भी था। क्योंकि जो टॉलीवुड की जो फिल्में बनती है ना, जैसे बॉलीवुड है तो बॉलीगंज, जैसे मुंबई में हो सकता है कोई एरिया का नाम हो जाए, तो यहाँ पे जो है वैसा नहीं है। ये जो एरिया है ये टॉलीगंज है।
और गंज जो है इस तरीके का बहुत जगह मिलेगा, जैसे बिहार में एक सुल्तानगंज है, उसी तरीके से और भी कई सारे सिमिलरिटी है। मैं जब देखता हूँ ना, कई सारे यहाँ के नामों में जो जगह का जो नाम होता है ना, इसका भी अपना एक हिस्ट्री होता है, वो पता करोगे। जैसे पुर हुआ, पुर तो बहुत कॉमन है। बाद हुआ तो हैदराबाद में आप जाओगे तो उधर बाद वाला बहुत ही, मुरादाबाद जो ज़्यादातर जो मुस्लिम जो शासक हुए उनका द्वारा जो बहुत सारा शहर जो बसाया गया है, तो उसके बाद आपको बाद मिलेगा, है ना। औरंगाबाद, मुरादाबाद, हैदराबाद। आप कमेंट करके बताना कि आपके इधर कोई बाद है क्या। इधर के नाम में जो है जैसे गंज, ठीक है, और इस तरीके का आपको मिलेगा। चक, जैसे बिहार में मैं एक गांव जानता हूं जिसका नाम है कन्हैया चक, तो इधर भी मुखर्जी चक, ये चक, ये सब आपको मिलेगा। तो डीपली शहर को थोड़ा सोच करके समझने का कोशिश कर रहा हूँ। और बांग्ला भाषा जो है वो यहाँ के लोग बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। और पश्चिम बंगाल क्यों बोली जाती है, कई बार ये भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि जो विभाजन जो हुआ था, भारत का विभाजन, तो जो पूर्वी बंगाल था वो अभी का बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। और ये एरिया जो है, जो पश्चिम बंगाल रहा, ये भारत में रहा। तो इसके आगे अभी भी पश्चिम लगा हुआ है। बाय द वे, इसको हटाने के लिए जो राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बहुत पहले, मैं न्यूज़ में पढ़ा था कि प्रस्ताव लाई थी। वो कब पास होगा मैं तो उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस पर एक चल रहा है डिबेट, डिस्कोर्स ये बना हुआ है कि जब हम अपने देश में हैं तो पश्चिम क्यों लगा हुआ है, तो पूर्वी तो बंगाल उधर चला गया। तो यही था। और ये एरिया जो है ये रीजेंट पार्क एरिया कहलाता है। और इधर मैं अब आ चुका हूँ, तो थोड़ा सा शॉपिंग करनी है कमरे के लिए कुछ कुछ, और ये सब करते हुए रूम चला जाऊँगा। और लंच तो आ, बना हुआ ही होगा, क्योंकि जो वाइफ है वो बना ली होगी। आज लंच तो जो बनाई है वही कर लूँगा। डिनर में सोचता हूँ कि कुछ अलग बनाऊँ, तो उसके लिए होगा तो अभी चिकन ले लूँगा। यहीं से शॉपिंग सब करता हूँ तो इजी रहता है, बगल का ये मार्केट है। और कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ओवरऑल आगे जो है जो भी रहेगा वो अपडेट कर दूँगा, तो बने रहिए।
देखो, खाना तो कई तरह का होता है, लेकिन आज सिंपल खाना होने वाला है। और ये है सिर्फ़ और सिर्फ चावल, दाल, आलू का चोखा, उसके साथ थोड़ा रायता बना लूँगा और पापड़। तो ये हमारा आज का लंच हो जाएगा। और डिनर के लिए जो है वो चिकन बनेगा। तो जो चिकन है वो आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाने का कोशिश करूँगा। और मैं चूँकि थोड़ा सा उसको सोचा था एक तंदूरी वाला फ्लेवर देने के लिए, तो उसके लिए जो ओटीजी है उसका यूज करूँगा। इसके पहले कभी उसमें ट्राई नहीं किया हूँ, तो संभावना यही है कि पूरी तरीके से फेल होने वाला हूँ। और जहाँ भी फेल होने वाला काम होता है ना, वो उसमें थोड़ा सा रिस्क जो करता है उसी को लेना पड़ता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा उस दिन पड़ेगा, ये मुझे पहले से ही पता है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर पक गया तो ठीक है, नहीं तो जैसा पकेगा वैसा बना करके खा लेंगे। तो फिलहाल तो ये दाल भात चोखा और पापड़ का मज़ा लेते हैं, और आगे का शाम में देखते हैं कैसे क्या करना है। तो आप लोग बने रहो, फिर आगे का भी अपडेट कर दूंगा। नॉर्मली जो है चिकन बनाने के लिए उतना ज़्यादा शोर शराबा मैं नहीं करता हूँ, सिंपल तरीके से बना लेता हूँ। और ये कई बार ना मुझे जो वेजिटेबल है उससे बनाना ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि कटिंग वटिंग तो वही दुकानदार ही कर देते हैं, तो वो सब समस्याएं नहीं आती है। मेनली जो है ज़्यादा जो वेजिटेबल है उसमें बहुत मेहनत लगता है मुझे कई बार। तो इसमें ये चला गया हल्दी पाउडर, थोड़ा सॉरी मिर्ची पाउडर, अब गया हल्दी पाउडर, और ये एक किचन किंग मसाला आता है एवरेस्ट का, तो वो डाल दिया हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है ये सब मसाला पर आपने एक न्यूज़ सुना ही होगा, तो जो खबर आई है उसके बाद तो यूज करने में थोड़ा सा डर लग रहा है। तो ये भी एक मसाला है, गर्म मसाला है, वो डाल दिया। अब मुझे ना कस्तूरी मेथी डाल करके कोई भी जैसे नॉन वेज आइटम या वेज आइटम में थोड़ा सा मेथी डाल देने के बाद टेस्ट एक अलग ही मुझे लगता है। तो ये भी मैंने डाल दिया इसमें। अब आगे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो रूम पर ही तैयार किया था, पहले सरसों का तेल इसमें दे दिया हूँ। तो तेल भी थोड़ा ज़्यादा गिर गया सिट। अब जो है और क्या डालना है भाई, अब हाँ अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा, ये रहा, थोड़ा ही डाल रहा हूँ। और इसके अलावा इसमें मैंने दही डाल दिया। तो दही आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, और मैं तो शेफ़ हूँ भी नहीं, जैसे मर्जी होता है, बस पक जाए खाना ठीक ठाक, वही मेन इंटेंशन होता है उसका। उतने अच्छे से प्लेटिंग करना या उसको बहुत ही अच्छे से सजाना, जिसमें बहुत टाइम लगता है, सच बता रहा हूँ। अगर कई बार लोग करते हैं, जो लोग यूट्यूब पे फूड ब्लॉगिंग करते हैं ना, उनको बहुत ही मेहनत लगता है। मैं ये चीज़ें नोटिस किया हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसे कुछ कंटेंट बनाने का कोशिश किया था, लेकिन बाद में पता चला यार ये तो बहुत ही, और जो आपका जॉब नहीं है ना, जो मतलब आप नहीं करके उसका आपने अच्छे से आपने तालीम नहीं लिया है, तो उसमें थोड़ी सी तो आपको समस्याएं ज़रूर आएगी। तो ये सब मिला करके इसको फ्रीज़ में रख दूँगा। और अभी तो काम कर रहा था, तो बीच में सोचा उठ करके ये निपटा लेता हूँ, और शाम में जो है फिर देखते हैं। तो ये जो है बटर पेपर पे इसको डाल करके ओटीजी में डाल दूँगा। कितना पकेगा नहीं पता, लेकिन ये पता है ज़रूर कि ओटीजी में पूरा इसका पानी गिरेगा, और ओटीजी की सफाई करने में बहुत ही ज़्यादा फिर मुझे मेहनत लगने वाला है। तो इसको पहले फाड़ लेता हूँ और देखते हैं जो होगा। और ध्यान रहे कि मैं इसको उस पर्पज़ से नहीं बना रहा हूँ, कोई आपको रेसिपी बता रहा हूँ।
तो आप अपने तरीके से कर लो, सिंपल है भाई, इसमें कुछ है नहीं। मतलब इसी का क्या है ना, सर्विंग प्रेजेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है, इस पर इतना ज़्यादा फूड इंडस्ट्री चलता है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको प्रेशर कुकर का जिसके घर में आदत जिसको लग गया है ना, तो उसके लिए कोई भी खाना है वो पका देगा। और जिसको प्रेशर कुकर का आदत नहीं है तो वो थोड़ा वो टफ़ जॉब कर रहा है, उसको पकाना जो है थोड़ा उसके लिए हर चीज़ थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर आपको कला आनी चाहिए। अब जैसे कि मैं जो यूज़ प्याज काटने के लिए ना, कई बार वो एक सेलो कंपनी का पूरा बॉक्स आता है, चॉपर बॉक्स, उसमें ना बहुत सारे स्लाइस करने वाले दिए, अब उससे मैं कटिंग मार देता हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चलता है ना कि जो एक शेफ़ जो जब कटिंग करते हैं, अगर मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूँ तो वो एक कितना बड़ा आर्ट है। ये सब पता तब चलता है जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हो। तो बाय द वे वही है कि जो मुश्किलें हैं हर चीज़ की, तो इधर ये मैंने रख दिया। अब ये देख करके कई लोग हंसेंगे भी, सबसे पहले तो मेरी वाइफ ही हंसेगी। तो ये देखो इसमें चला गया, इसको ऑन कर दिया। अब देखते हैं, अब सीधा इधर गैस जो है ऑन कर लेता हूँ, और इसमें जो है जो आपका प्रेशर कुकर है, इसमें तेल वेल डाल करके ग्रेवी के लिए क्या देना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे पास कुछ डेट्स पड़े हुए थे, थोड़ा एलमंड्स था, उसके अलावा किशमिश था, टमाटर, ये सब सोच रहा हूँ कि डाल करके ग्रेवी बना दूँ। थोड़ा सा मुझे ना स्वीट वाला जो ग्रेवी है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर प्याज आ गया इसमें। अब ये देखो कितना बड़ा बवंडर किया हूँ, प्याज का पानी भी इसमें डाल दिया, आपने नोटिस किया होगा। तो यही सब होता है कि जो नए लोग होते हैं ना, तो वो तो हर दिन सीखते हैं, और हम तो सीखते ही रहते हैं, हर रोज़ सीखते हैं, हर जगह सीखते हैं। अनुभव सीखने से बड़ा जो है वो कुछ नहीं है। लुक, लर्न। तो ये जो 2L² है ना, और एक और इसमें जो जुड़ता है, LQ था एक्चुअली, लुक, लर्न, लिसन। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही लाइफ में काम आएगा अगर आप इस 3 फार्मूला को अपना लो तो। अब ये चावल है इधर, वो चढ़ गया है। अब इधर से थोड़ा प्याज भूंज लेता हूँ और देखता हूँ कैसा पकेगा। अच्छा ही पकेगा, पक तो जाएगा ही। टेस्ट कैसा लगता है, जैसा भी हो, आपके अपने हाथों का खाना जो होता है वो आपको हमेशा अच्छा ही लगता है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया वही सब दे दिया हूँ, किशमिश है, बादाम है और खजूर है। अब इसमें यही जो प्याज जो भूंजा हूँ ये डाल दूँगा, और इधर जो है OTG में चिकन डाल दिया हूँ, टाइमर ऑन कर दिया हूँ। तो इधर ये ऑन हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये गया है इसमें प्याज, और प्याज जाने के बाद जो है देखते हैं इसको कैसे पकाना है। पका तो लेंगे ही, कुछ चीज़ें भूलूंगा भी, तो उसके लिए सो सॉरी। क्योंकि दिमाग जब आप पूरा एक मेंटली जब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हो ना, तो उस समय फिर आपको वीडियो लेने का दिमाग में रहता नहीं है। तो ये गया टमाटर, टमाटर धो लिया था भाई दिवे, ऊपर का जो कटिंग है वो मतलब करके पहले ही हटा दिया था। थोड़ा सा इसमें जीरा दे रहा हूँ। जीरा का एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है प्याज सब के साथ, अगर कच्चा जीरा दे दोगे तो। ये मिक्सी रहा ऑन। अब देखते हैं मसाला कैसी पिसाई होती है ना, नया जोगी नया पतरा, वही वाली स्थिति है हमारी। तो इधर देखो ये मसाला हमारा बन करके तैयार है, और बाद बाकी जो है प्रोसेस करके आपको दिखा देता हूँ। फिर से गैस ऑन करना पड़ेगा क्योंकि अब ये जाएगा इसमें, और इसको थोड़ा भूनते रहना है। इतना भूनना है कि भूनना है कि जो इसका जो नीचे का जो तेल है वो ऊपर आ जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो मसाला का असली आप फ्लेवर ले सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना, बीच में ही आप पानी वानी डाल दोगे तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो मुश्किल इस मामले में कि उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। भाई दी भाई ठीक है, इसको ऐसे करके ही छोड़ते हैं। और इसमें अब जो ये चिकन है जो उधर हम डाले हैं OTG में, तो उसको इसमें डाल के थोड़ा सा मिला करके 1-2 सीटी लगा देंगे, हो गया, यही है। और फाइनली कैसा होगा वो तो लास्ट में आप प्लेट के साथ देख ही लोगे। तो इसमें जो मसाला का जो पानी था वो सब भी डाल दिया हूँ, तो ये एक अच्छा है। और अच्छे से अब ये देखो, ये देखते हैं क्या स्थिति है इसका। तो ये देखो, ये हमारा चिकन बन करके तैयार है। ये तो पूरा बटर चिकन जैसा लग रहा है। बाय द वे इसमें बटर दिया नहीं हो तो ये दावेदारी हो भी नहीं सकता। ये रहा फाइनल हमारा रिजल्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में।